Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 1 MPCE 032. That is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This is the second subject of your syllabus. Unit 1 is all about assessment of human resource in ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इस ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है. और इफ़ यू विल सी आई हैव डिवाइडेड दिस यूनिट इनटू टू सेक्शंस, पिंक एंड ब्लू. सो पिंक highlighted section will be covered in today's video. So this is part 1 of unit 1 block 1 MPCE 032. So अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है एंड देन उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है. सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट माना जाता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम कर रहा है, इंसान काम कर रहे हैं. सो इंसान क्या होगा, जो लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमंस काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे. सो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स ही होता है. और इस रिसोर्स को जब तक हम नर्चर नहीं करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से उनकी केयर नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं स्टे करेगा, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएगा. सो दैट इज़ वाई ह्यूमन रिसोर्स को की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. मतलब हमें कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कैसे ट्रेन करना है, किस तरह की क्वालिटीज सस्टेन होनी चाहिए. तो नाउ कमिंग टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होती है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नीड्स जनरेट होती हैं, इमर्ज होती हैं, उनको ये रिस्पॉन्ड करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और जो कमी है उसको फुलफिल करता है. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हम ये जान पाते हैं कि हमें किस ऑर्गेनाइजेशन को किन चीज़ों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, और किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं. सो लोग जो हम एम्प्लॉय कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन रहेंगे, और किस तरह और कितने हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कामों के लिए रखेंगे, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए कितने लोगों को रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सीखते हैं. ये भी इंश्योर करता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो एक राइट मिक्स हो, उनमें ऐसी स्किल हो, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जहाँ भी हमें चीज़ों की ज़रूरत हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो वहाँ अवेलेबल हो. तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम क्या होता है. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को रखता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सो उसको हमेशा ये चीज़ें खुद से क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, सो दैट उनको ये पता चले कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में रखने हैं. नंबर 1, व्हाट टैलेंट, एबिलिटीज़ एंड स्किल्स आर अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो किसी को हायर करने से पहले आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वो टैलेंट, एबिलिटीज़ और स्किल्स वाले लोग अवेलेबल है आज की डेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना है किसी को हायर करने से पहले, हु आर द पीपल वी कैन डिपेंडेबली बिल्ड ऑन फॉर टुमारो. ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे हम कल के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी कल अगर हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्या वो अवेलेबल हैं. नेक्स्ट, हाउ आर वी ब्लेंडिंग द टैलेंट अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशंस नीड. क्या हम, ऐसा तो नहीं है हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं ऐसे जिनमें टैलेंट है, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स में उसको यूज़ नहीं कर पा रहे. सो क्या वो ढंग से उनके पूरे टैलेंट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, और कैसे करना है, अगर टैलेंट नहीं कर रहा है तो कैसे करना है उसको यूज़. नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव ऑफ HR डिमांड्स फॉर आवर ग्रोथ प्लान. तो क्वालिटी में कैसे लोग चाहिए और क्वांटिटी में हमें कितने लोग चाहिए आगे ग्रोथ प्लान के अकॉर्डिंगली, ये चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन में हायर करने से पहले पूछना ज़रूरी है, पता करना ज़रूरी है. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, ये इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो स्ट्रेटजी है जो एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड रिटेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करता है. यानी कि कौन से एम्प्लॉयज़ को रखना है, एक्विजिशन मतलब लेना है ऑर्गेनाइजेशन को, यूटिलाइजेशन उन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इम्प्रूवमेंट यानी कि जो है उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड रिटेंशन मतलब जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप रिटेंशन कैसे कर सकते हो, उनको रोक कैसे सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो कि वो जाए ना, उनको एक्सप्लोरेशन का पूरा रिसोर्सेज मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं. फिर इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं,
राइट काइंड ऑफ पीपल काम कर रहे हैं एंड राइट जगह पे काम कर रहे हैं और राइट टाइम पे काम कर रहे हैं। और जब राइट टाइम पे जब वो काम कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवली कर रहे हैं कि और एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं, अगर उनको जो कोई टास्क दे रहे हैं। सो जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या उस टैलेंट को हम सही से यूज़ कर पा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पता चल जाती है और हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ये पूरी डेफिनेशन भी हो गई। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं प्लानिंग को कि ये वो एफर्ट है जो फ्यूचर बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, जो एनवायरनमेंट में डिमांड आती है उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसको ये इंश्योर करता है। और एचआर रिक्वायरमेंट्स जो है वो कुछ कंडीशन से भी हम डिक्टेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ है जो इंटर रिलेटेड होती हैं, उनको हम एचआर सिस्टम्स कहते हैं। जैसे टैलेंट इन्वेंट्री। टैलेंट इन्वेंट्री क्या है? टैलेंट इन्वेंट्री वो प्रोसेस है जहां हम अभी के जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं, करंट रिसोर्सेज हैं, उनको हम एसेस करते हैं। किस चीज़ के लिए? स्किल्स, एबिलिटीज, पोटेंशियल के लिए। और एनालाइज करते हैं कि जो एम्प्लॉयज को का जो करंट यूज है वो कैसे हो रहा है। सेकेंड है वर्क प्लेस फोरकास्ट। ये प्रिडिक्ट करना कि एचआर रिक्वायरमेंट्स आगे की क्या है, मतलब कितने हमें एम्प्लॉयज चाहिए हैं, किस तरह की स्किल्स का मिक्स चाहिए हमें। इंटरनल और एक्सटर्नल जो लेबर सप्लाई है उसका डाटा पता होना चाहिए। मतलब जिस स्किल के लोग हमें चाहिए है क्या वो हमें मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो फिर हम उनको हायर करके रख लेते हैं, और अगर बहुत सारे हैं तो फिर हम हायर नहीं करते, जब ज़रूरत होती है तब हायर करते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन प्लान, जो ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम्स के अंदर आता है। एक्शन प्लान क्या? पूरा क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनकी सही जगह पे प्लेसमेंट करना, उनको ट्रांसफ़र करना अगर वो सही जगह पे प्लेस नहीं है, उनको प्रमोशन देना, उनको डेवलपमेंट करना अगर उनमें कुछ एबिलिटीज़ की कमी लग रही है, एंड देन उनको कंपनसेशन भी देना। अगर आपको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, उनको निकाल दिया, उनको कंपनसेट कर लिया, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई जो वो लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा तो वो देना। तो ये सारी चीज़ें एक्शन प्लान में आता है। सो इसको हम बड़ा करते हैं, लार्ज करते हैं, तो ये एक्शन प्लान्स में आ जाता है। देन कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, ये पूरा फीडबैक देता है कि जितना भी सिस्टम है वो कितने सही से काम कर रहा है, उसका जो एचआर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे कितने लेवल तक उसने अचीव कर लिए हैं। तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट में हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है जब हम रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं, या टीम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं, करियर प्लानिंग कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर रहा है, एम्प्लॉय एटीट्यूड को सर्वे कर रहा है, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन को चेक कर रहे हैं। सो ये वाली चीज़ें जब करते हैं तो इनको करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है। इन्होंने दो लॉजिक दिए हैं जिसके बेसिस पे हायरिंग होती है कंपनीज में। जैसे कि अगर लेबर मार्केट लूज है, लूज का मतलब क्या होता है? बहुत सारे उस पर्टिकुलर टैलेंट के लोग मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा के ही लोग हैं। सो फिर क्या होगा? ऑलरेडी अगर है तो लोगों को हायर क्यों किया जाएगा जब एक्सेस ऑफ पीपल आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल? नहीं करेंगे, है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगा क्योंकि जब जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा वो एक्सीड कर गए हैं अकाउंट में। सो आधे जो जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं तो वो मार्केट में फ्री घूम रहे हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाती है। इस वजह से जब एम्प्लॉयमेंट हाई हो जाती है तो लोग ना जॉब नहीं छोड़ते, जॉब में लगे रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हमारी स्किल के बहुत सारे लोग मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें कभी भी निकाल सकते हैं। बेटर आइडिया इज छोड़ो मत, लगे रहो, अपना काम अच्छे से एफिशिएंटली करो। लेकिन जब लेबर मार्केट टाइट होता है, मतलब कि जितनी डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाईज कम है, मतलब उस स्किल से के लोग मार्केट में अवेलेबल नहीं है और बहुत कम लोग हैं, तो उसको बोलते हैं टाइट मार्केट होना। तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, लेस होता है अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, एम्प्लॉयज़ की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं कंपनी को बिकॉज उन्हें मालूम है कि हमें आराम से जॉब मिल जाएगा कहीं और हाई पेमेंट में मिल जाएगा। तो कंट्रोल और इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स जो होते हैं, यहाँ पे हमने कंट्रोल और इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था, ये उसी के अंदर आ रहा है। प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है कि
क्या HR प्लानिंग प्रोसेस में क्या चीज़ पे हमें वर्क करना है। नाउ जब हम ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे सो इसकी सब कैटेगरीज हैं, 4 सब कैटेगरीज, जिसको हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं। सो पहली कैटेगरी क्या थी? स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड वर्कफोर्स प्लान। सेकंड था लेवल्स ऑफ प्लानिंग। थर्ड था पे ऑफ फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड देन रिलेशनशिप ऑफ HR स्ट्रेटेजी टू बिजनेस स्ट्रेटेजी। सो ये इसके सब कैटेगरीज है, यानी कि इसी के अंदर आ रहे हैं ये सारी चीजें। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम समझ गए क्या चीज होती है। अब हम इसकी सब कैटेगरी यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड वर्कफोर्स प्लान क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है मैनेजर्स को जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज है ना उसको कंट्रोल करने की। हमें ये पता चलता है कि अगर फ्यूचर में कोई इश्यू होता है तो हम कैसे बेटर कोप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्लान बना हुआ होता है। सो एकदम से धक्का नहीं लगता कि अरे ये क्या हो गया, शॉक स्टेट में नहीं जाती कंपनी, राइट। सेकंड इज मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है कि हाँ ठीक है, चाहे फेट कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट हम चांस पे नहीं छोड़ते कि देखा जाएगा वाली बात नहीं होती। हमारे पास कुछ प्लानिंग होती है कि अगर ये हुआ तो ऐसा करेंगे, ये हुआ तो ऐसा करेंगे। तो प्लानिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो सही तरीके से चेंज से निपट सके। जैसे कि चेंज कैसा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, सोशल चेंज हो सकता है, रेगुलेटरी चेंज हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी चेंज आ सकता है। सो उन सब से कैसे कोप करना है वो हम सीख जाते हैं अगर हम प्लानिंग करते हैं। और ये प्लानिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, अब रियल लाइफ में भी आप देखो तो प्लानिंग एक हमें बेटर पर्सपेक्टिव देती है फ्यूचर को लेकर। अनसर्टेनिटीज से हम डरते नहीं है और हमारे को पता होता है कि अब कैसा एक्शन लेना है अगर आगे कोई चीज होती है, तो हम सारा भाग्य पे नहीं छोड़ देते चीजें। थर्ड रीजन इज मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, और करना चाहिए जब भी हम प्लानिंग करते हैं। और एक पूरा एम्प्लॉय का वर्क कैसे होगा उसको वो एक्सप्लेन कर सकता है कि कोई एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या काम करेगा, क्या डायरेक्शन होगा किसी एम्प्लॉय का, तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं मैनेजर्स। तो इसमें प्लानिंग में ये भी इंक्लूडेड है कि मैनेजर्स कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाएंगे। जो भी हम एजम्पशंस रखते हैं प्लानिंग में उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, सो दैट हम एम्प्लॉयज़ को ये बता सके कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। सो ये इजी हो जाता है एम्प्लॉयर्स को भी कि ये चेक कर सके कि एम्प्लॉय आखिर कर क्या रहा है कंपनी में, कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और सेटिस्फेक्शन भी होता है ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉय को भी। सो फाइनल रीजन प्लानिंग का यही होता है कि बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना इफेक्टिव कंट्रोल के प्लानिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है और कंट्रोल करना होता है कि क्या चल रही हैं चीजें। नाउ सेकंड जो सेक्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वो है लेवल्स ऑफ प्लानिंग। हमें किस किस लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ जाती है। तो अगर हम प्लानिंग को 3 लेवल्स में डिवाइड करें तो वो होगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड टैक्टिकल प्लान लेवल। सो स्ट्रेटेजिक लेवल जो होता है या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, मतलब लंबे टाइम तक हम उसको अप्लाई करते हैं। और जो शॉर्ट रेंज की है वो ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल प्लानिंग होती है। सो ये दोनों शॉर्ट रेंज की होंगी। तो इन तीनों में से फर्स्ट जो है स्ट्रेटेजिक वो लॉन्ग रेंज है और ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल जो सेकंड एंड थर्ड है वो शॉर्ट रेंज की होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में हम पहले समझेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो एक कमिटमेंट है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज करें सो दैट ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके। ये गारंटी करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि जो भी हम डिसीजन लेंगे वो एक फंडामेंटल चेंज लाएगी बिजनेस में, और जब बिजनेस में चेंज आएगा तो बिजनेस ज़्यादा स्पीडीली डेवलप करेगा। सो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आता है। जब भी हम स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, जब भी हमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है, सो हमें डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। यानी कंपनी ने अब तक क्या किया, कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इन सारी चीज़ों का डाटा कलेक्शन होता है। एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं, फिर उनको हम एनालाइज करते हैं और फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट रिव्यू होता है कि भाई क्या चीज़ इन है और क्या चीज़ आउट है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन जो होता है उससे न्यू बिजनेस एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, न्यू कैपिटल
पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, मैनेजमेंट अप्रोचेस कैसे लगानी है न्यू, वो हमें पता चल जाता है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हैं कि भाई अब हम ऑर्गेनाइजेशन को का ऑब्जेक्टिव ये है और इस पे काम करेंगे, एंड देन क्या एक्शन प्लान होगा उसके बेसिस पे वो भी हम इसी के डाटा कलेक्शन और एनालिसिस से डिसाइड कर पाते हैं। तो क्या प्रोसेसेस होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, वो इस तरह से इन्होंने लिस्ट में दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें बुक में लिस्ट करके दी हुई हैं या फ्लो चार्ट में दी हुई है, डायग्राम में दी है, वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन केस यू डू नॉट हैव टाइम तो एटलीस्ट रीड दोज पॉइंटर्स। सो नंबर 1 इज डिफाइनिंग कंपनी फिलोसफी। सबसे पहले हमें कंपनी की क्या फिलोसफी है, क्यों कंपनी एग्जिस्ट करती है, उसका यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, और कंपनी या बिजनेस को कहाँ होना चाहिए। ये हम पहले सबसे पहले यही चीज़ डिसाइड करते हैं कि क्यों वाई वी आर एग्जिस्टिंग, why this organization is existing, और क्या हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हमने ये चीज समझ लिया तो फिर हम फॉर्मुलेट करते हैं कंपनी और उसके जितने भी डिविजन्स है उनकी आइडेंटिटी, उनका पर्पस एंड उनका ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एक अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सब कैटेगरीज भी होंगी। तो सब जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या काम कर रही हैं, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका पर्पस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम फॉर्मुलेट करते हैं। एंड फिर हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और वो फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से कंपनी को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, या ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं और जिसको हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में हैंडल करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें किस तरह के प्रोसेसेस रन करेंगे, सारे प्रोसेसेस के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का होगा, वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंपनी के बिजनेस को प्रॉपरली कैसे मैनेज करें, ये हमें पता चल जाता है इन चीज़ों से। एंड देन डेवलपिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, और फिर हम स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जिससे बिजनेस को हम आगे बढ़ा सके, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सब गोल्स होते हैं, उन पे भी हम वर्क करते हैं। एंड देन लास्ट जो होता है वो होता है डिवाइजिंग प्रोग्राम्स टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रेटजीज। उसके बाद फिर जब हमने स्ट्रेटजीज सेट कर ली तो फिर हमें कोई प्रोग्राम सेट करने पड़ेंगे, प्लान्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट हम ट्रेन कर सके, एबिलिटीज़ को सही से यूटिलाइज कर सके। तो जो प्रोग्राम्स को हम डिवाइस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और नेक्स्ट इज पे ऑफ्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमें क्या फ़ायदा होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से, ये हम जानेंगे। सो आपको अगर फिर से रिकॉल कराऊं तो HR में प्लानिंग में हमने 4 कैटेगरीज की पढ़नी थी हमें। सो हमने फर्स्ट 2 कर लिया है, ये थर्ड वाली है, एंड इसके बाद हम एक 4th भी करेंगे, उसके बाद ये आज का वीडियो एंड हो जाएगा। सो पे ऑफ्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीन्स हमें क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से बेनिफिट होता है। सो पहली बात तो ये ग्रोथ को इंश्योर करती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमेशा एनकरेज करती है मैनेजमेंट को कि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखे इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयज को कट ऑफ कर दे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को। उसको मालूम है एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए वो एम्प्लॉयज को निकाल देती है। बेटर आइडिया इज कंपनी को क्या करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना चाहिए। तो लेकिन इसमें ये भी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है उसमें एक डेंजर भी होता है। क्या डेंजर होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब भी हम करते हैं हम फ्यूचर को विजन में रखते हुए करते हैं, तभी हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है तो वो हमेशा डर की कंडीशन तो बनी रहती है ना, क्योंकि फ्यूचर बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती है फ्यूचर में, हमें नहीं मालूम कब क्या हो जाएगा। सो ये एक रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता ही है और मैनेजर्स हमेशा इसके लिए वरीड भी रहते हैं। तो इस जो चिंता होती है कि भाई फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है, कैसे करें, प्लानिंग तो करनी है। तो इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि प्लान इतना वाइड रेंज का बनाना चाहिए लोगों के लिए कि कौन लोगों के लिए, लाइन मैनेजर से लेके कस्टमर और सप्लाईज तक का प्लान होना चाहिए हमारे पास। कि अगर मतलब हर एक सिचुएशन का प्लान हमारे पास होना चाहिए और हर रेंज के लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि फर्क जो आएगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो इसी लाइन में ही आएगा ना, लाइन मैनेजर से लेके कस्टमर और सप्लायर्स तक इसी में ही चेंज आएगा, किसी ना किसी में तो आएगा। तो अगर हर एक को पकड़ पकड़ के हम प्लान करें सो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो टॉप मैनेजमेंट जो होती है उनको रेडी होना चाहिए कि कब
कहाँ कैसे प्लान चेंज कर सके। वो मिड स्ट्रीम में भी कभी कभी प्लान चेंज करना पड़ता है अगर कंडीशंस डिमांड करती हैं। और इसको इंश्योर करने के लिए कंपनी को ज़रूरी है कि वो वॉचफुल रहे, अलर्ट में रहे कि मार्केट में अब क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे वो डिमांड को पूरी कर सके। नाउ फोर्थ सेक्शन इज रिलेशनशिप ऑफ HR स्ट्रेटेजी टू बिजनेस स्ट्रेटेजी। HR स्ट्रेटेजी का जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी से कैसा है वो हम समझेंगे। उसके लिए इन्होंने एक ये फ्लो चार्ट बनाया है। अगर आप देखें तो इसमें ये 5 सब सेक्शंस हैं एंड यहाँ पे प्लानिंग जो टॉप से डाउन तक है और जो एग्जीक्यूशन है वो डाउन से अपवर्ड्स है। सो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ इस लेवल पे करते हैं। वैल्यू प्रपोजिशन, हाउ डू वी compete, एंड देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, व्हाट मस्ट बी एग्जीक्यूट वेल, एंड देन मोमेंट ऑफ ट्रूथ, व्हाट एम्प्लॉय बिहेवियर मस्ट कंस्टिट्यूट एक्सपीरियंस। इन सबको मैं समझाऊंगी। पीपल कॉम, capability, opportunity, motivation, and what people elements must exist, and then human resource bundles, what work practices support high performance। और फिर यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन नीचे से ऊपर तक होता है, यानी कि हम परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये काम करते हैं एम्प्लॉयज के ऊपर। फिर एम्प्लॉयज जब के ऊपर काम करते हैं तो वो कस्टमर के साथ किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन किस तरह से compete करना है, हम compete कर पाते हैं। तो प्लानिंग में हम कंपटीशन से शुरू करते हैं और सबसे पहला स्टेप क्या है वो लास्ट में हमें अचीव होता है, और जब एग्जीक्यूट करते हैं तो पहला स्टेप सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जाता है। सो इसी को इन्होंने समझाने के लिए बताया है कि जो 5 लिंक्स, ये जो 5 ऊपर के लिंक दिए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब होता है हम कैसे आगे compete करेंगे। फर्म्स जो होते हैं वो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इनोवेशन, क्वालिटी, कॉस्ट लीडरशिप, स्पीड, ये वाले फैक्टर्स हैं जिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करना ही पड़ता है। अगर वो इनोवेटिव नहीं है, न्यू आइडियाज लेके नहीं आ रही तो पिछड़ जाएगी, क्वालिटी नहीं देगी तो पिछड़ जाएगी, कॉस्ट लीडरशिप नहीं देगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पीड में वर्क नहीं करेगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आजकल बहुत कंपटीशन है। सो ये वाली चीज़ें अगर हमें पता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या प्रोसेसेस हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और जब भी इन चीज़ों को कंपनी फॉलो करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, तो वो कंपटीशन में आगे बढ़ पाएगी। अब सपोज किसी एम्प्लॉय ने, अब ये तो था फर्स्ट स्टेप कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे कंपनी को वर्क करना पड़ेगा, कंपटीशन कैसे फेस करना होगा, तो उसको बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन, हाउ डू वी compete। तो किन फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, स्पीड, कॉस्ट लीडरशिप, क्वालिटी एंड इनोवेशन, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप क्या था कि क्या प्रोसेसेस, ऑफ कोर्स जब हमें ये चीजें मालूम है तो हम प्रोसेसेस प्लान करेंगे एग्जीक्यूट करने का। एंड फिर मोमेंट ऑफ ट्रूथ का क्या मतलब है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ का मतलब है कि सपोज एम्प्लॉय के पास एक कस्टमर की डिमांड आई और उस एम्प्लॉय ने उसको फुलफिल कर दिया और उसको पॉजिटिव फीलिंग आई जब उसने फुलफिल किया, कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा मिला, तो वो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ माना जाता है। यानी एम्प्लॉय को पता चला कि उसने एक अच्छा काम किया और वो ही सच्चाई है कि कस्टमर सेटिस्फाई होके गया है। सो ये हो गया मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब आया फोर्थ स्टेप, मोमेंट ऑफ ट्रूथ के बाद आया पीपल कॉम। पीपल कॉम का क्या मतलब होता है, पीपल कॉम में कॉम का COM जो है इसके फुल फॉर्म भी है। C से कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी थी एम्प्लॉय में तभी तो वो कर पाया। अपॉर्चुनिटी, कस्टमर डिमांड आई, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। मोटिवेशन, मतलब जब कस्टमर सेटिस्फाई होके गया तो वो मोटिवेटेड फील किया एम्प्लॉय ने, तो ये पीपल कॉम की कैटेगरी आ गई। तो जब भी हम पीपल कॉम को एनहांस करना चाहते हैं तो बंडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस हमें यूज करना पड़ता है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स बंडल्स ये आ गया, मतलब कुछ प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ेंगी। वो प्रैक्टिस में क्या आता है, वर्क प्रैक्टिसेस, फिर स्टाफिंग कैसी है, उनको ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है, ट्रेनिंग के बाद उनको रिवार्ड एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो रिवार्ड देना होगा, तभी तो वो और मोटिवेटेड रहेंगे ना। सो इसीलिए पीपल कॉम में ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो जब भी हम फाइनली जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं किसी चीज का, सो ये इस तरह से जाता है कि हमने सबसे पहले, अब क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमने प्लानिंग के बारे में किया था कि ये शुरू ऊपर से लेके नीचे तक कैसे प्लानिंग हो रही है। पहले कंपटीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर प्रोसेसेस डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर मोमेंट ऑफ ट्रूथ आएगा, फिर पीपल कॉम आ जाएगा, फिर हमें बंडल ऑफ
ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या होंगे उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन क्या है, नीचे से ऊपर का स्टेप है। तो एग्जीक्यूशन में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको रिवार्ड के बारे में बताते हैं, सारे प्रोसेसेस डिसाइड कर देते हैं, फिर मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है एंड देन ऊपर से प्रपोजिशन तक हम पहुंचते हैं। सो जो हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें ये 5 फैक्टर्स वर्क करते हैं। कौन कौन से हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस? नंबर 1, पुशिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी डाउन टू एम्प्लॉयज में रेस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम करे बेस लेवल से। फिर इंक्रीजिंग द एम्फेसिस ऑन लाइन मैनेजर्स एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, उनको लाइन मैनेजर्स को ये बोलना कि तुम ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो और तुम्हारे को देखना है कि तुम्हारे अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं और तुम्हारे को ही अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है। देन इंस्टिलिंग लर्निंग एज अ प्रायोरिटी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनमें हमें लर्निंग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि नई नई चीजें वो सीखते रहें, नए स्ट्रैटेजीज इनोवेशन सीखते रहें। फिर डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग टू ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज और जो यूनिट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उनको डिसीजन मेकिंग सौंपना पड़ेगा। हमेशा हायर मैनेजमेंट के हाथ में अगर डिसीजन मेकिंग होती है तो वो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के फंक्शन एंड रोल अलग अलग है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट और यूनिट्स को अगर डिसीजन मेकिंग सौंप दी जाए तो वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। फिर लिंकिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर एम्प्लॉयज टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेशन, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको हमेशा फाइनेंशियल किस तरह से वो लोग जब परफॉर्म करेंगे तो उनको रिवार्ड मिलेगा। सो ये दोनों चीजें लिंक कर देना जरूरी है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस उनके फाइनेंशियल लेवल पे डिपेंड करेगी, मतलब उनको पैसा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो वर्क फोर्स प्लान्स जो होते हैं वो उनका जो आउटकम आएगा वो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज पे डिपेंड करता है, ओवरऑल बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीजों को हमें कंसिस्टेंट करना है तो हमें वर्क फोर्स को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हमें चाहिए पड़ेंगी बिजनेस को, और हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज चाहिए हैं अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में हम कंपनी को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं उसके बेसिस पे, और कैसे हम सही लोगों को हायर करें सो दैट वो अगले 5 साल के लिए हमारे लिए प्रिपेयर्ड खड़े रहें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करना है। कभी कभी ना सही लोगों को हायर करने में, प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है बहुत जल्दी जल्दी और ऑर्गेनाइजेशंस भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, और ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस में, जैसे कि लेजिस्लेशन, लिटिगेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस, कंपटीशन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फ्रंट पे, ये वाली चीज़ों की वजह से कंपनीज को कंपटीशन फेस करना पड़ता है एंड दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो इसीलिए राइट काइंड ऑफ पीपल हायर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में जब भी चेंज आता है तो वो हमारे अंदर इश्यूज को चेक करने के लिए ड्राइव क्रिएट कर देता है कि हम पहले ये चेक करेंगे कि अगर हमें बिजनेस में चेंज लाना है तो हमारे बिजनेस में इश्यूज क्या आ रहे हैं। जब हमारे को इश्यूज के बारे में पता चलता है तो हम उसके ऊपर एक्शन कर पाते हैं। जब हम एक्शन कर पाते हैं तो हमारे को उसका आउटकम भी मिलता है। हम प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस बना सकते हैं जो बिजनेस के इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उसको एनकाउंटर कर सकता है। तो इस तरह से बिजनेस स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। 2 की एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बात की है जो एग्जामिन की जा सकती है ह्यूमन प्लानिंग के लिए, जैसे फोरकास्ट एंड एक्शन प्लान्स। इन्होंने फोरकास्ट के बारे में यही बताया कि जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वर्कफोर्स, जो नेट वर्कफोर्स है वो उसको एनालाइज करना ज़रूरी है फ्यूचर अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जैसे हमने टाइट एंड लूज वाला केस पढ़ा था कि अगर बहुत सारा लेबर अवेलेबल है तो मार्केट डाउन होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अगर टाइट है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है, यानी लोगों को आराम से जॉब मिलने लग जाता है, इधर उधर शिफ्टिंग हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी हैं मार्केट में, टेक्नोलॉजीज, मार्केट, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 1 ब्लॉक 1 MPCE 032, दैट इज MAPC सेकेंड ईयर स्टूडेंट who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I hope आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल and do not forget to share and comment. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.